So, hello everyone, my name is Mayank Agarwal, and in this video, I am going to tell you about my interview experience at Engineers India Limited. मेरा जो इंटरव्यू था Engineers India Limited में, वो कैसा था? मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक देखते रहे। So, as you all know, I am currently working as a production engineer in Indian Oil Corporation Limited, and I have also secured AIR 40 in GATE 2022 exam. So I shortlisted in Engineers India Limited via GATE only. So in this video, I am going to tell you कि क्या क्या different steps होती हैं Engineers India Limited में, और Engineers India Limited generally वही steps को फॉलो करता है in each and every year. Like एक पैटर्न है कि each and every year वो मई एंड जून में अपनी शॉर्टलिस्टिंग अनाउंस करता है, और इसके बाद जो इंटरव्यू है वो मई और जून में ही शेड्यूल्ड होते हैं। आफ्टर दैट उनका जो रिजल्ट होता है वो कब आता है और क्या प्रोसेसेस होती हैं इंटरव्यू में किस पार्ट पर फोकस किया जाता है, लाइक इन टेक्निकल पार्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है या फिर नॉन टेक्निकल पार्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है, या फिर इसमें जीडी भी होता है, जीटी भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, क्या होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप 1, देन है आपका शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। आफ्टर दैट थर्ड जो पार्ट है वो है आपका इंटरव्यू डे। इंटरव्यू डे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड जो फोर्थ स्टेप है वो है कि आफ्टर सेलेक्टेड इन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कि वो आपको कौन सी पोस्ट ऑफर करते हैं। लाइक आपको इंजीनियर्स में भी कौन सी पोस्ट ऑफर करते हैं, डिजाइन इंजीनियर्स की ऑफर करेंगे, प्रोडक्शन की ऑफर करेंगे, या फिर प्रोसेस की ऑफर करेंगे, या फिर आप अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको क्या पोस्ट ऑफर की जाएगी, क्या पे स्केल रहेगा। तो ये सारी जो भी चीजें हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं स्टेप 1, एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है? जनरली इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है वो अपने एप्लीकेशन प्रोसेस जनवरी के अराउंड में अनाउंस करते हैं, और जनवरी में जब वो अपनी प्रोसेस अनाउंस करते हैं कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि वो रिक्रूट करने वाले हैं इन दिस ईयर बाय गेट समथिंग लाइक इन दिस ईयर वो रिक्रूट करने वाले गेट 2024 से। और ईआईएल में जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आप सपोज जब 2024 में अगर आपने गेट अटेम्प्ट किया है तो आप या तो 2024 के पास आउट है या फिर एक प्रीवियस ईयर के पास आउट है। अगर आप 2022 के पास आउट है तो आप ईआईएल में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, एंड यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड एट द फॉर द ईआईएल इंटरव्यू। सो आर यू गेटिंग क्लियर कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है? आफ्टर दैट जब आपका गेट रिजल्ट अनाउंस होता है तो आफ्टर आपका जब गेट का पेपर होता है तो 5 to 10 डेज के बाद उनके फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट होते हैं। आप फॉर्म फिलअप करते हैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन से, और उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड होता है वो मार्च और अप्रैल में आता है। इन दिस ईयर अभी अप्रैल में शॉर्टलिस्टिंग अनाउंस किया है अराउंड लास्ट वीक। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं कि आपको फर्दर क्या प्रोसेस करना है। लाइक जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनको अभी किस चीज पर फोकस करना चाहिए, या टेक्निकल पार्ट पर फोकस करना चाहिए, नॉन टेक्निकल पार्ट पर फोकस करना चाहिए। सो अब स्टेप 1 इज क्लियर, लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। नाउ कमिंग टू द स्टेप 2, दैट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी आपके पास कुछ कंसेशन होता है। और इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है आप या तो उस ईयर के पास आउट होना चाहिए या फिर उस प्रीवियस ईयर के पास आउट होने चाहिए। अगर आप उससे पहले के पास आउट हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप। लाइक थर्ड स्टेप है कि आपका इंटरव्यू डे कैसा होगा। तो आपको जब भी शॉर्टलिस्टिंग होती है तो आपको एक मेल आता है फॉर्म में कि आपका इस पर्टिकुलर डेट पर इंटरव्यू होगा। तो उस पर्टिकुलर डेट पर आपको ईआईएल के जो भी सेंटर होता है, नियरेस्ट सेंटर होता है, उस पर आपको रिपोर्ट करना होता है। और इट वाज अराउंड 8 o'clock, सुबह के 8 बजे आपको वहां पर रिपोर्ट करना होता है। ईआईएल का जो भी ऑफिस होता है, उसके अलावा ईआईएल का अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। सो ईआईएल इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द अकोमोडेशन। सो इट इज बेटर कि आप अपना अकोमोडेशन पहले से ही देख के जाएं और एक दिन पहले जाएं, ताकि आपको उस पर्टिकुलर डे पर थोड़ी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल ना हो आपका। अदरवाइज आपका काफी हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा और आप नर्वस हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो इट्स माय पर्सनल सजेशन, you can adapt it or you can not adapt it, it's up to you. So now coming to the next step, that is the interview day. तो इंटरव्यू डे पर क्या क्या स्टेप्स होते हैं? इंटरव्यू डे पर बेसिकली आपको 8 बजे रिपोर्ट करना होता है।
देन आपकी अटेंडेंस होती है वहां पर कि कौन कौन स्टूडेंट्स वहां पर प्रेजेंट है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 बाय 1 बुलाया जाता है, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जाता है उनको साइमल्टेनियसली जीडी के लिए बुलाया जाता है, और जिनका जीडी होता जाता है उनको साइमल्टेनियसली इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। तो क्या प्रोसेस होती है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, इसमें ग्रुप टास्क नहीं होता है, और क्या क्या होता है? इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेप्स होती हैं एट द डे ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको जीडी कैन बी एनी टॉपिक। एट माय टाइम जीडी था व्हाट विल बी द इंडिया और हाउ यू विल सी इंडिया इन 250, मींस 2050 में हम इंडिया को कैसे देखते हैं, क्या फैक्टर्स आप कंसीडर करके चलते हैं कि क्या डिफेंस के लिए आप कैसा सोचते हैं इंडिया में, और अभी जो पॉल्यूशन चल रहा है उस पॉल्यूशन से रिलेटेड आप क्या थिंक करते हैं, मींस आपका थिंकिंग एबिलिटी को वो चेक करना चाहते हैं ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। उसमें एक पर्टिकुलर सर होते हैं, एक मैम होती है, वो 6 to 7 मेंबर्स जो कि जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं, सबको विजुअलाइज करते हैं। वो वहां पर इंस्ट्रक्शन बता देते हैं कि यू आर फ्री टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद वो आपकी मार्किंग साइमल्टेनियसली करते जाते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू सी योर स्कोर, और जो भी होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, देन आते हैं हम इंटरव्यू पार्ट पर। तो जो इंटरव्यू पार्ट होता है EIL का, वो बेसिकली आपका मोस्टली टेक्निकल ही चलता है, ठीक है। नॉन टेक्निकल भी कुछ कुछ का चलता है, लेकिन मोस्टली टेक्निकल का चलता है। और उसमें आपकी चेक करते हैं, सिंस EIL इज द एनर्जी प्रोक्यूरमेंट और एनर्जी प्रोक्यूरमेंट कंपनी है, तो इसमें जो बेसिकली देखा जाता है वो आपका देखा जाता है कि आपकी डिजाइनिंग एबिलिटी क्या है। लाइक आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो उन्होंने दिया है डिजाइन से रिलेटेड, उसको आप कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे उसको सोचते हैं। तो जनरली जो होता है वो आपकी डिजाइनिंग कंसिडरेशन को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैकेनिकल से हैं या केमिकल से हैं या सिविल से हैं, तो इन सारे ब्रांचेस में आपको डिजाइनिंग कैपेसिटी को देखा जाएगा कि आप कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं। क्योंकि डिजाइनिंग में क्या होता है, आपको थिंकिंग एबिलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डिजाइन ए बेटर प्लांट और बेटर ऑपरेशन। ओके, नाउ कमिंग टू माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि मेरे से क्या पूछा गया था। मेरे से इंटरव्यू में 6 to 7 मेंबर्स थे, जिसमें कि 2 फीमेल मेंबर्स थे, 1 इज द HR मेंबर एंड अनदर 1 इज द आई थिंक EIL मेंबर। मींस EIL मेंबर थी, लेकिन वो टेक्निकल मेंबर थे। तो जो मैम थी, व्हेन आई एंटर द रूम आई ग्रीटेड ऑल ऑफ द सर एंड मैम एंड आई आस्क्ड देम, और उन्होंने मुझसे बोला कि यू कैन सिट डाउन, एंड देन I sat down on the chair and I greeted them with thank you, and after that I said उन्होंने पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, अपने बारे में, आप अपने बारे में और फैमिली बैकग्राउंड, अभी आपने बीटेक कहाँ से किया है और अभी आपका गेट में क्या रैंक है, ये सारी चीजें वहां पर बतानी होती है। तो जो भी ये सारी चीजें उन्होंने पूछा था वो मैंने बताया, और HR मैम ने पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है। तो जनरली जो हॉबीज थी मेरी वो मैंने उनके साथ शेयर की। देन एक क्रॉस क्वेश्चन आया कि आप क्रिकेट में क्या देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, या फिर एनालिसिस करना पसंद करते हैं, या फिर ओनली देखते हैं क्रिकेट। तो ये जनरली क्वेश्चंस थे जो कि मुझे कंफर्टेबल करने के लिए थे। और एक्चुअल जो क्वेश्चंस थे वो उन्होंने बोला कि आपने अपनी इंटर्नशिप कहाँ की थी। सिंस आई डिड माई इंटर्नशिप इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मथुरा रिफाइनरी, तो जो भी मोस्टली क्वेश्चंस थे वो मेरे मथुरा रिफाइनरी से ही आने वाले थे। आई वॉज प्रिपेयर फॉर दैट। तो इसलिए वहां पर जो भी पैनल मेंबर्स थे उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस इन रिफाइनरी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी प्रोसेसेस, व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंडरी प्रोसेसेस, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ देम, what are the temperature pressure conditions in primary process and secondary processes, and if we increase the temperature then what will happen to the conversion in secondary processes. Okay, so these type of questions were asked, and then they switched on to the refinery part. Okay, what was the overview in the refinery. आपने जो भी मथुरा रिफाइनरी में ओवरव्यू लिया है उसमें आपका क्या लर्निंग्स थी। मींस आपको एक जनरली पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बताना था कि सपोज कि क्रूड ऑयल आता है, देन वो एटमॉस्फेरिक यूनिट में जाता है, वहां पर डिस्टिलेशन होता है, देन वैक्यूम यूनिट में जाकर वहां पे प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, देन उसको सेकेंडरी यूनिट्स में भेजा जाता है। देन दे आस्क्ड कि व्हाई वैक्यूम कॉलम डायमीटर इज लार्जर देन द एटमॉस्फेरिक कॉलम डायमीटर। देन आई एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम विद ग्राफिकल मेथड इंक्लूडिंग द डेंसिटी एंड डिजाइनिंग मेथड। इसमें जो डिजाइनिंग मेथड होता है मैंने पूरा ग्राफिकल मेथड से उनको समझाया, एंड दे वर क्वाइट इंप्रेस्ड विद माय आंसर।
कि जस्ट मुझे ये आंसर पता हुआ था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि डिसॉल्टर क्या होता है, आपने जो डिसॉल्टर वहां पर देखा था उसका क्या प्रेशर था, क्या टेम्परेचर था, और क्या इसका ऑप्टिमम कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कौन सा साल्ट रिमूव किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि जैसे सपोज मैंने जो प्रोसेस बताई थी कि सर क्रूड ऑयल आता है, देन क्रूड ऑयल को हीट एक्सचेंजर ट्रेन्स में आता है, देन इट विल गो टू द प्रीफ्रैक्शनेटर, आफ्टर दैट इट विल गो टू द stabilizer column, the upper product, top product will go to the stabilizer column, and bottom product will go to the main column, that is called as the atmospheric column, and atmospheric column pressure is around 1 kg per centimeter square or 1 atmospheric. So उन्होंने बोला कि next question was कि आपने मथुरा रिफाइनरी में ट्रेनिंग की है, एंड डू यू नो कि वहां पर प्री फ्रैक्शनेटर यूज किया जाता है या फिर प्री फ्लैश वेसल यूज किया जाता है। सो आई वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम, बट आफ्टर कमिंग टू माई इंटरव्यू मैंने ये गूगल पर सर्च किया था, एंड आफ्टर दैट आई एम टेलिंग यू कि जो प्री फ्रैक्शनेटर और प्री फ्लैश वेसल होता है वो जनरली क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको प्री फ्रैक्शनेटर का वर्किंग पता होना चाहिए कि उसको क्यों यूज किया जाता है। तो जो प्री फ्रैक्शनेटर होता है उसको हम जनरली मेन फर्नेस जो होता है हमारा उसका लोड कम करने के लिए यूज करते हैं, ताकि मेन फर्नेस में फ्लैशिंग ना हो। तो जितनी भी फ्लैशिंग होनी है, सपोज कि जो भी लाइटर प्रोडक्ट्स होते हैं मेन फर्नेस तक जाते जाते फ्लैश होना स्टार्ट कर देते हैं, अगर वो फ्लैशिंग होगी मेन फर्नेस से पहले पहले तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लाइक लाइन एकदम इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, लाइन आपकी डिटेरियोरेट होना स्टार्ट कर देगी। फ्लैशिंग होगी तो लाइन गर्म होगी और जिसकी वजह से वो एक्सपेंड होना चाहिए, जिसकी वजह से लाइन डिटेरियोरेट होना स्टार्ट कर देगी। सपोज ये कोई लाइन है जो कि फ्रैक्शनेटर को फर्नेस से कनेक्ट कर रही है, और ये लाइन अभी ऐसे लाइन थी, तो अगर ये यहाँ पर वेपराइज होना स्टार्ट हो गए, हाईली वेपराइजेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये एक्सपेंड होना चाहिए और इस लाइन के जो भी एक्सप्लोड होने का खतरा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है इसका मेन पर्पस। एंड नाउ आते हैं कि डिफरेंस क्या होता है प्री फ्रैक्शनेटर और प्री फ्लैश वेसल में। तो जो प्री फ्रैक्शनेटर होता है उसमें आपकी नंबर ऑफ ट्रेज होती है जिनसे कि सेपरेशन किया जाता है लाइटर प्रोडक्ट को हैवियर प्रोडक्ट से। और प्री फ्लैश वेसल क्या होता है, उसमें जस्ट एक वेसल होता है, उसके टॉप में आपको प्री फ्लैश वेसल होता है, उसमें जस्ट आपको एक प्रोडक्ट सेंड कर दिया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वहां पर सेपरेशन होता है। यहाँ पर सेपरेशन हो रहा था, आपके पास प्लेट पर सेपरेशन हो रहा था, और वहां पर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, याद रखिएगा। तो इसको आप देखकर कैसे पहचानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आप देखना चाहते हैं कि देखकर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये तो इंटरनल पार्ट हो गया कि आपकी उसमें नंबर ऑफ ट्रेस हैं और उसमें नंबर ऑफ ट्रेस नहीं है, क्योंकि इंटरनली तो आप देख नहीं सकते। तो आप इसको देखकर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये प्री फ्लैश वेसल है कि ये प्री फ्रैक्शनेटर है। तो उसके लिए उसके लिए ये मेथड है कि जो प्री फ्रैक्शनेटर होता है उसमें आपका टॉप और बॉटम में आपके कंडेंसर रिबॉयलर्स होते हैं, जबकि जो प्री फ्लैश वेसल होता है उसके टॉप में कंडेंसर्स होता है आपका, उसके टॉप में कंडेंसर होता है, लेकिन उसके आपके टॉप में कंडेंसर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि उसमें क्या हो गया, आपके पास कंडेंसर हो गया, सॉरी जो प्री फ्रैक्शनेटर होता है उसमें आपके पास कंडेंसर्स होते हैं, ओके, और नीचे टॉप में बॉयलर्स होते हैं। बॉयलर्स अगर नहीं हुए तो आपको स्टीम प्रोवाइड की जा रही होगी। अगर आपके पास ये हुआ लाइक प्री फ्लैश वेसल हुआ तो उसमें कंडेंसर और बॉयलर होना कंपलसरी है प्री फ्लैश वेसल में। तो प्री फ्लैश वेसल भी प्री फ्रैक्शनेटर की तरह काम करता है, लेकिन प्री फ्लैश वेसल थोड़ा चीप मेथड होता है टू सेपरेट आउट द लाइटर प्रोडक्ट बिफोर गोइंग टू द मेन फर्नेस। तो ये एक मेन पर्पस होता है प्री फ्लैश वेसल और प्री फ्रैक्शनेटर का। सो आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन ओनली। आफ्टर दैट दे गिव मी अ सिनेरियो, सपोज यू हैव अ पंप and you have to calculate the best efficiency point of the pump, then how is you going to design the best efficiency point। so इसमें ट्रिक क्या थी, इसमें ट्रिक थी कि जो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट हम डिजाइन करते हैं उसके लिए मुझे पूरा वहां पर कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिजाइन करना था। कैरेक्टरिस्टिक कर्व से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछे थे लाइक एनपीएसएच अवेलेबल क्या है, एनपीएसएच रिक्वायर्ड क्या है। तो बेसिकली जो मेरा जो इंटरव्यू था वो अराउंड 25 to 30 मिनट्स के अराउंड चला था, और दीज वर द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय मी इन द इंटरव्यू। सो अगर मेरा ये ओवरऑल पर्पस था
इस वीडियो को बनाने का, जो इंटरव्यू होता है वो मेनली टेक्निकल बेसिस पर चलता है। और अगर आपने डिजाइनिंग की हुई है, जैसे कि मैंने एक अपना प्रोजेक्ट किया हुआ था कि डिजाइन अ रिफाइनरी इन एक ऑस्ट्रेलिया में एक रिफाइनरी थी, उसको डिजाइन करना था, तो मैंने उस पर प्रोजेक्ट किया हुआ था। बट मैंने ये प्रोजेक्ट हैंड रिटन किया हुआ था बेसिस ऑफ डेटा कि क्या क्या डेटाज होते हैं जो मैंने कलेक्ट किए थे फ्रॉम रिसर्च पेपर्स एंड फ्रॉम सम इंटरनेट साइट्स ऑल्सो। तो ये जो अपना मैंने जो प्रोजेक्ट किया हुआ था, ये प्रोजेक्ट को मैंने उनके साथ शेयर किया था। बट द नेगेटिव पॉइंट वाज कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट था वो किसी सॉफ्टवेयर में नहीं किया था। इफ आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर देन दिस विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन दैट, क्योंकि मैंने ये सारा प्रोजेक्ट किया हुआ है सॉफ्टवेयर में, तो मुझे थोड़ी कम प्रॉब्लम ही होगी, वो ऐसा सोच सकते हैं। तो बट दिस वाज क्रिएटेड अ बैड इम्पैक्ट यू कैन से ऑन द इंटरव्यूअर पैनल। ओके, सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे प्रिपेयर करना चाहते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले। सो सिंस इंटरव्यू आपके अराउंड मई में ही शेड्यूल्ड होंगे, तो अगर आप इंटरव्यू में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कम टाइम बचा हुआ, जो भी आपने अपने कॉन्सेप्ट ब्रश अप किए हुए हैं उनको आप अपने मॉक इंटरव्यू के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक मॉक इंटरव्यू अगर आपको प्रोवाइड करवाना है तो आप हमारा अभियान बैच ले सकते हैं, जिसमें कि हमने आपको 1-on-1 मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड किया हुआ है। आपको जीडी जीटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि आपको जीडी में क्या पूछा जा सकता है। इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको जीडी में कैसे इनिशिएट करना है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको कंक्लूड करना है, तो ये सारी चीजें वहां पर पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए आप हमारे अभियान बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है 1999। इसमें आपको इंटरव्यू मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको 3 to 5 और आपको 5 मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आप 5 मॉक इंटरव्यू में तो आप सपोज कीजिए कि आपका जो भी नर्वसनेस है वो सारी नर्वसनेस चली जाएगी। इसमें आपको फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा बिकॉज हर एक इंटरव्यू के बाद, तो इसलिए आप हमारा अभियान बैच ले सकते हैं। और अगर जो बच्चे अभियान बैच नहीं लेना चाहते, जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हमारे चैन बैच के साथ मूव कर सकते हैं। चैन बैच हमारा 4999 का है, जिसमें कि आपको टेक्निकल सारा जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। नॉट ओनली केमिकल स्ट्रीम बट ऑल्सो इन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सारी स्ट्रीम्स के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। इसकी पहले प्राइस 3999 थी फॉर 50 स्टूडेंट्स, बट नाउ द प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड एंड इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू द 4999। सो इसलिए आप हमारे चैन बैच को भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी पर्सन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो जस्ट अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाकर जाए कि उनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है और मॉक इंटरव्यू उन्होंने दिए हुए हैं, जिससे कि उन्हें वहां पर नर्वसनेस फील ना हो। अदरवाइज आपको नर्वसनेस होगी तो आप वहां पर कुछ पढ़ा होगा, कुछ बोल पाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे बैचेस के साथ मूव कर सकते हैं। एंड एट द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।